अब हम बात करेंगे प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुराना। भारत के इसकी इतिहास की, और इतिहास की क्या है, स्रोतों को क्या करना है, हमें वर्णन करना है। अब हमें ये बताना है, क्या बताना है कि प्राचीन भारत की जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। मेरे दादा ने बताई, अम्मा ने बताई, भैया ने बताई, भाभी ने बताई, किसी ने नहीं बताई, लेकिन किसी किसी ने तो जरूर बताई होगी क्या जानकारी। अब ऐसी कौन कौन सी जानकारी है, कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें हमारे दादा ने या किसी ने बताए हैं। तो वो कहते हैं अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास जानना है, क्या अगर प्राचीन भारत का इतिहास जानना है तो 3 चीजों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी चीज हैं, कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, और तीसरा एक बताएगा यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, क्या है, यात्रियों के वृत्तांत। हम बात करेंगे पहले स्रोत की। इधर देख लूं, क्लियर आ रहा है। पुरातात्विक स्रोत। अब बात करें पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी ऐसे तत्व जो बहुत 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 पुराने हैं, ऐसे तत्व जो बहुत 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 प्राचीन है, अति से अति प्राचीन है, ऐसे तत्व जो मिले हैं, ठीक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पुरातत्व बोल रहे हैं। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। ठीक, कल्पना चावला का नाम क्या था, मोटो, याद है ना, ठीक, आई पर्सनालिटी थी शुरू में। ठीक, तो अब पुरातात्विक स्रोत में अब हम प्राप्त कैसे करेंगे। प्राप्त करने का एक ही तरीका है, ऐसे एविडेंस, ऐसे साक्ष्य जो जमीन के अंदर मिले हैं। इसके अंदर मिले हैं, जमीन के अंदर मिले हैं, मिट्टी से ढके हुए हैं, राख जिसमें मिलती है हमें, कभी कभी उस पर काई मिलती है, जंग मिलती है, ऐसे साक्ष्य प्रमाणित होते हैं। कैसे होते हैं, प्रमाणित होते हैं। प्रमाणित क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो कोई गोलू बोले, कोई बोलू बोले, कोई कुछ बोलेगा। अब मुझे आपके नाम का प्रमाण चाहिए। अगर किसी दोस्त ने बोलते कि इसका नाम तो ये है, अब मैं कैसे मानूं कि इसका नाम ये है, नहीं? या फिर मैं आपसे पूछूं आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आप बोलो कि इतनी है, 15/7/2000। ठीक, अब मैं कैसे मानूं 15/7/2000 है, सिर्फ मौखिक तो मान ही नहीं सकते। तो पुरातत्व का मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो नाम है, उसका कोई हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, लिखित में कोई प्रमाण होना चाहिए। अब प्रमाणित कैसा है, अगर इस पर लिखा है, ताम्र पत्र पर लिखा है, पत्थर पर लिखा है, शिलालेख पर लिखा है, स्तंभ लेख पर लिखा है, या अभिलेख पर लिखा है, या आपके नाम की बहुत बड़ी खंडर इमारतें हैं, सील हैं, तो हम समझ जाएंगे वास्तव में इसका नाम ये है। आ रहा ना समझ में? जब भारत के हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं तो भारत के विभिन्न प्रकार के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है।
इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है? बहुत बड़ा पत्थर होगा, उस पत्थर पर उसने कुछ लिखवा दिया होगा, उसको हमने अभिलेख मान लिया। अगर हम किसी बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं और शिला पट्टिका लगवाते हैं, पट्टशिला जिसको कहते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? 2-3 चीज़ लिखी होती है। एक तो जिसका उद्घाटन कर रहे वो है, किसी बिल्डिंग का ऐसे अपनी कॉलेज का निर्माण करें, उद्घाटन करें, उसमें लिखा है वो शासकीय महाविद्यालय ईसागढ़। दूसरे नंबर पर लिखा होगा कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति उद्घाटन करने के लिए आ रहा है, ओपनिंग करने के लिए आ रहा है, इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहा है। तीसरा उसमें तारीख लिखी होगी, किस तारीख को है और किस जगह है। ठीक, जब हम कोई अभिलेख लिखते हैं तो वो क्लियर होता है, वो फ्रॉड नहीं होता, वो झूठ वाला नहीं होता। किताबों में तो हम बदमाशी कर सकते हैं, झूठ लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे आंखों के सामने अभिलेख लिखा है, हम उस पर कभी झूठ नहीं लिख सकते। क्लियर बात समझ में? अभिलेख क्या होता है? उससे दूसरे नंबर का है, जिसको बी नंबर दिया है, शिलालेख। इसमें कोई अंतर नहीं है। शिलालेख पत्थर, ये पत्थर पे भी हो सकता है। ठीक, तो दूसरा क्या है? शिलालेख पत्थर पर लिखा गया लेख, जिसको हम शिलालेख पत्थर होता है। ठीक, तो क्या है? शिलालेख। तीसरा स्तंभलेख। स्तंभलेख एक इतना बड़ा हमने क्या बनाया? एक स्तंभ बना दिया है। क्या बना दिया है? स्तंभ। 5x5 का स्तंभ बना दिया है और उसमें हमने लिखवा दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया? वो स्तंभलेख हो गया। अब इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा क्या है? ताम्र पत्र। क्या है? तांबे के बड़े बड़े पत्र भी हैं, पत्रा भी हैं। बहुत से लोगों के घरों में भी होंगे, मेरे घर पर भी रखा है। तो उसमें पूरी जन्म कुंडली दी रहती है। अगर कोई पटेल बनाया, जागीरदार बनाया, बहुत पुराना सरपंच बनाया, तो उस समय उसके लिए ताम्र पत्र दिया जाता था। गुप्त काल में जो भी पुरोहित बनता था, उस पुरोहित के लिए किस क्षेत्र की जमीन, पूरी जमीन दे दी। अब कैसे मान के जमीन तो दे दी, लेकिन उसको ताम्र पत्र दिया जाता है, ये तुम्हारी परमानेंट जमीन है। ठीक, इसके बाद और भी हैं। हम ये भी मानते हैं, हमें उस क्षेत्र की मूर्तियां भी मिली हैं। क्या मिली है? मूर्तियां। तो ये भी पक्का सबूत है। अब मूर्ति किस देवी की है, देवता की है, भगवान की है, तो इससे यह मान लगाया सकता है किस शासक ने ये मूर्ति बनवाई है। वो शासक उस मूर्ति को देख करके खुश होता है, बोले मेरे इष्ट देवी की है, इसका मतलब वो उसको भगवान मानता होगा। जब भगवान मानता होगा तो उसका अनुयायी होगा। अनुयायी होगा तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने मूर्तियों का निर्माण करवाया। ठीक, और हम बात करते हैं शील्ड, और उसके बाद बात करते हैं मुद्राएं। मुद्राएं, जो कोई भी शासक बनता है, सम्राट बनता है, सुल्तान बनता है, ये सारे काम जरूर करवाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो हमें सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। उसके बाद गुप्तों के मिले हैं, कुषाणों के मिले हैं, शकों के मिले हैं, राजपूतों के मिले हैं, चंदेलों के मिले हैं। तमाम प्रकार के हमें जो इतिहासकार हैं, शासक हैं, उनके हमें ये अभिलेख मिलते हैं। ठीक, हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा है साहित्यिक स्रोत। क्या है? दूसरा साहित्य तो आप जानते हैं, इंग्लिश में हम लिटरेचर बोलते हैं। अगर हमारे पास ये अभिलेख उपलब्ध नहीं है
तो हमारे पास ये अभिलेख 100% होंगे। तब हम जाकर के कहेंगे कि भारत का नाम हिंदुस्तान रहा होगा, सोने की चिड़िया रहा होगा, आर्यभट्ट रहा होगा, इंडिया रहा होगा, कहीं न कहीं हमें उसके साहित्यिक अभिलेख मिले होंगे, साहित्यिक स्रोत मिले होंगे। तो सबसे पहले इसमें महाभारत, दूसरे पे रामायण है, तीसरे पे उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है और स्मृतियां हैं। और भी आएंगे जिनको हम वैदिक ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमें भारतवर्ष की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अब इसके बाद जैन और बौद्ध साहित्य भी हम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें लौकिक साहित्य भी देखने को मिलते हैं। लौकिक साहित्य का मतलब होता है इन धार्मिक ग्रंथों से परे जो भी उस समय घटना घटी हुई होगी, उस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, वो हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ठीक, महाभारत का आपको पता ही है, 5 पांडव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और कौन है, और बताओ, पूरे महाभारत के पात्र हैं। ठीक, ऐसे ही रामायण की बात करेंगे, रामायण में है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप मीन्स होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ करके जो अध्ययन हम हासिल करते हैं, जो नॉलेज ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम उसको उपनिषद कहते हैं। 1 से 8 है संख्या, कितनी है? 1 से 8। ठीक, और उसके बाद आरण्यक। आपने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में एक कांड आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड कहाँ की कहानी है? वो जंगल की कहानी है। इसका मतलब जंगल का पर्यायवाची क्या हो गया? वन, अरण्य और जंगल, और भी नाम आते होंगे उसके। ठीक, जंगलों में बैठ कर के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों को हम अरण्य ग्रंथ या आरण्यक बोलते हैं। आरण्य समझ में? तो जंगल में जो व्यक्ति बैठे थे, जो मनुष्य बैठे थे, हम उनको ऋषि, महात्मा, तपस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा, तपस्वी, ऋषि कहते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जंगल में एकांत में बैठकर अपने शिष्यों को पढ़ाया होगा, ज्ञान दिया होगा, जो ग्रंथ लिखे गए होंगे, उन ग्रंथों को हम अरण्य या आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अब उसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, मोक्ष, जन्म, पुनर्जन्म और पुरुषार्थ, विवाह, संस्कार, तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ मिलती हैं, इन ग्रंथों से हमें मिल जाती हैं। पुराणों की पता ही आपको, पुराणों वंशावलियों के नाम दिए गए हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। उन पुराणों से हमें पूरे भारत में जितने भी वंश रहे हैं, उन सारे वंशों की जानकारी, प्लस धर्म की जानकारी, प्लस जाति की जानकारी, प्लस जो वर्ण होते थे, वर्णों की जानकारी, उनके कार्य क्या है, वो भी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद स्मृतियाँ, तमाम प्रकार की स्मृतियाँ हैं, जिसमें मैंने आपको एक स्मृति का नाम बताया, मनुस्मृति। धर्म जाति व्यवस्था पर लिखा गया है। गौतम स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तमाम प्रकार की स्मृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जैन धर्म के साहित्य हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य हैं और लौकिक साहित्य में देखने को
मिलते हैं। इन दोनों प्रकार के एविडेंसों से हमें भारत की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं यात्रियों के वृत्तांत। कहाँ से आए थे? तो यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरबी आए थे। अरबी की सब्जी नहीं है, अरब देश से आने वाले लोगों को हम अरबी कहते हैं। भारत देश से आने वाले लोगों को भारतीय कहती है, नहीं ठीक। और ऊपर से आने वाले क्या कहते हैं? ठीक। तो क्या है, अब यूनानी, चीनी, अरबी और भारत से भी कुछ लोग आए। जो लोग भारत में आए उन्होंने भारत में आकर के क्या लिखा? बहुत बड़ी बड़ी किताब लिख डाली। क्या लिख डाली? किताब लिख डाली। और वो चलते चलते लिख रहे हैं। वो यहाँ बसने के लिए नहीं आए थे, यहाँ रुकने के लिए नहीं आए थे, यहाँ शादी करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ किसी की बारात में नहीं आए थे। वे सिर्फ यात्रा करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? यात्रा उन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट की और कन्याकुमारी तक पहुंच गए। अब बीच में जो भी उनको व्यवस्था मिली होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, और बीच में जो भी उनके साथ में घटनाएं घटी होंगी, तो सारी घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपनी किताबों में दिया, जिनको हम ट्रेवलर कहते हैं, यात्री कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन की जो कहानी लिखी, जैसे मैगस्टीन की बात करते हैं, मैगस्टीन ने क्या लिखी? इंडिका लिखी। इंडिका में क्या है? उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। वेनसांग आए चीन से, इत्सिंग आए, बरूची आए, तमाम प्रकार के यात्रा वृत्तांत करने वाले भारत में आए। इन सभी के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि भारत की उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था कैसी रही होगी। सारी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रियों के वृत्तांतों से मिलती है। अब आपको करना क्या है? पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है। मन लगा करके पढ़ोगे, जैसे मुझे याद है, जैसे आपको भी बिना किताब के याद हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।